हेलो एवरीवन, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशंस का इंटेक्स क्वेश्चन 1.1 है। हमने 3 एग्जाम्पल इसके पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था, तो हम अब इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। फार्मूला है C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फार्मूला है CCl4 इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मास परसेंटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमारा सॉल्यूट है उसका मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है। ये है हमारा मास परसेंटेज का फॉर्मूला। अब इसे हम यूज़ करके बेंजीन और CCl4 का मास परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि बेंजीन हमारा वो 22 ग्राम है, यानी कि ये सॉल्यूट हो जाएगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम है, तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन फाइंड आउट करेंगे। Therefore, mass percentage of benzene क्या हो जाएगा? बेंजीन का मास कितना है? 22 ग्राम, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन में हमें बेंजीन का मास भी लेना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास भी लेना है। तो बेंजीन का मास है 22, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास है 122। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 22, 122 और 22 को ऐड करने पर आएगा 140 को, और ये अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 15.28। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 100 भी था, मल्टीप्लाइड बाय 100 15.28। ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। अब हम मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फाइंड आउट करेंगे। मास percentage of carbon tetrachloride, ठीक है, इसका भी फॉर्मूला सेम ही होगा। ऊपर में सिर्फ क्या आ जाएगा 122 कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास, और नीचे सॉल्यूशन का मास जो कि हमने अभी भी निकाला 144 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 84.72। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला के ऊपर बेस्ड। और कोई डाउट लगे तो कमेंट में बताइए। इसका इंटेक्स क्वेश्चन 1.2 है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 30% हमारा बेंजीन है और बाकी जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इसे हमें यूज़ करके बेंजीन का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है उसे हम एज्यूम कर लेंगे कि 100 ग्राम है। ठीक है, तो कंसीडर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेंजीन हमारा कितना हो जाएगा 30। देयरफॉर मास ऑफ बेंजीन, मैं बेंजीन को C6H6 लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हो, आप 12th में हो, तो ये 30 ग्राम आ जाएगा। और मास ऑफ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा, टोटल 100 था, इसमें 30 हटा दो, कितना आ जाएगा 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, अब हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स पता होना चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ़ मोल्स में हमें पता है मोलर मास का कॉन्सेप्ट आता है। तो सबसे पहले हम
बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोलर मास ऑफ बेंजीन। मोलर मास ऑफ बेंजीन या फिर C6H6। एक कार्बन का 12 तो 6 कार्बन का 12 इंटू 6, एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 हाइड्रोजन का 1 इंटू 6, 6 12 सा 72 और 6 तो ये आ जाएगा 78 ग्राम। ठीक है, ग्राम पर मोल, सॉरी। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास क्या है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास क्या है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 क्या हो जाएगा, एक कार्बन का दिख रहा है ना, हाँ अब ठीक है। एक कार्बन का 12 प्लस क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है। मोलर मास क्लोरीन का होता है 35.5 और 4 क्लोरीन है तो मल्टीप्लाइड बाई 4। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 154 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हमारे पास बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का मोलर मास है, तो अब हम इसे यूज़ करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, ठीक है, कितना हो जाएगा, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास हमें दिया हुआ है 30 और मोलर मास हमने अभी अभी निकाला 78, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.385 मोल, ठीक है। ये हमारे पास बेंजीन का मोल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। इसी तरह हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ CCl4 कितना आ जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास हमें दिया हुआ है 70 और मोलर मास हमने अभी भी निकाला 154, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.454, ठीक है, मोल। अब हमारे पास दोनों सब्सटेंसेस का नंबर ऑफ मोल्स है, तो हम इजीली मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें मोल फ्रैक्शन सिर्फ बेंजीन का चाहिए, तो हम इसे ही यूज़ करेंगे। मोल फ्रैक्शन को हम काय से लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स था 0.385 और टोटल होगा 0.385 प्लस 0.454। अब हम इसे प्लस कर लेते हैं, 0.385 नीचे वाला प्लस कर लेते हैं, नीचे वाला हो जाएगा 9 13 8, ये हो जाएगा। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.459। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.3 का सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। हमारे पास दो सॉल्यूशंस गिवन है। इसमें पहला है 30 ग्राम ऑफ CONO3 होल ट्वाइस 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और दूसरा दिया हुआ है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सॉल्यूशन का मोलरिटी फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन में हमारे पास जो ये वाला कंपाउंड है CONO3 होल 2.6H2O, इसका मास हमें दिया हुआ है 30 ग्राम। तो मास ऑफ
CONO3 होल 2 डॉट 6H2O इज इक्वल टू 30 ग्राम। ठीक है, तो अब हम इसका मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर मोलर मास ऑफ CONO3 होल 2 डॉट 6H2O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो। कोबाल्ट का मोलर मास होता है 59 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16 48। ठीक है, और ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का 18 तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का 6 इंटू 18 हो जाएगा। इसे अगर हम प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 291 और ये मोलर मास है तो इसका यूनिट होगा मोल पर ग्राम, सॉरी ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम इसका मोलारिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना होगा। तो हमें इसका मास भी पता है, मोलर मास भी पता है, तो हम इसका नंबर ऑफ मोल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CONO3 होल 2 डॉट 6H2O, number of moles of CONO3 होल 2 डॉट 6H2O क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है इसका 30 और मोलर मास हमने अभी अभी निकाला 291, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.103। ठीक है, मोल्स। अब हम इसका मोलारिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर मोलारिटी जिसे हम कैपिटल M से लिखते हैं क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट क्या है हमारा CONO3 होल 2 डॉट 6H2, यही सॉल्यूट है, इसका मोल्स कितना है 0.103। ठीक है, और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में जो कि है 4.3 लीटर, तो हम इसे यूज़ करेंगे 4.3 लीटर। लीटर में दिया हुआ है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.023 मोलर। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ गया है। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट में हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसको हमने पहले ऐसे ही रखा और उसके बाद उसको हमने डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन प्रेजेंट है, एक है डाइल्यूशन के आगे और एक है डाइल्यूशन के बाद। तो हम दो सिचुएशन एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे इसका वॉल्यूम जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 30, तो हम लेट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सॉल्यूशन, यानी कि डाइल्यूट करने से पहले अनडाइल्यूटेड सॉल्यूशन। हम इसे V1 मार्क कर लेते हैं और इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 ml। ठीक है, 30 ml। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है अनडाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ अनडाइल्यूटेड सॉल्यूशन। हम इसे मार्क कर लेते हैं M1 से और इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.5। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें और एक वॉल्यूम का वैल्यू गिवन है जो कि है 500 ml डाइल्यूशन के बाद। तो हम इसे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इसको हम V2 एज्यूम कर लेते हैं। इसका हमें वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 500 ml और हमें फाइंड आउट करना है डाइल्यूशन के बाद मोलैरिटी कैसा है, यानी कि मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। इसे हम M2 मार्क कर लेते हैं और इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है क्लास 11th में हमने ये पढ़ा है कि जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और वॉल्यूम का रिलेशन है मोलैरिटी के साथ वो होता है
m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, इसे याद रखना। m1v1 इज इक्वल टू m2v2, हम इसे यूज़ करेंगे तो हमारे पास इजीली m2 का वैल्यू आ जाएगा। तो हम इससे m2 का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, जो कि होगा m1v1/v2। वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 है हमारा 0.5, v1 है 30 और v2 है 500। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.03 मोलर। ठीक है, सो सेकंड सॉल्यूशन का यानी कि डाइल्यूशन के बाद जो सॉल्यूशन हमें मिला है उसका मोलारिटी होगा 0.03 मोलर। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू। इंडेक्स क्वेश्चन 1.4 है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, जिसका फॉर्मूला है NH2CONH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोलर यूज़ किया है, यानी कि हमारे पास मोलैलिटी गिवन है। तो हम इसको पहले यूज़ करते हैं जो गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है, 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में क्या क्या रहता है, एक वाटर रहता है, एक्वस बोला है तो एक वाटर रहेगा और एक यूरिया रहेगा। यूरिया का मास तो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाटर का मास दिया हुआ है। तो मास ऑफ वाटर और वाटर यानी कि हमारा सॉल्वेंट है, राइट। तो इसका मास हमें दिया हुआ है 2.5 kg और सॉल्यूशन का मोलैलिटी भी हमारे पास है, तो लिख लेते हैं इसे। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है 0.25, राइट। उसके बाद हमें यूरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है, हम इसे यूज़ करके इसका मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। मोलर मास ऑफ यूरिया, राइट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, नाइट्रोजन का होता है 14 मोलर मास, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का अगेन 14, हाइड्रोजन का 2। इसे हम सम करेंगे तो यही आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, राइट। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मोलैलिटी का फॉर्मूला। देयरफॉर मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ऊपर में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट। और नीचे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। मोलैलिटी का हमें वैल्यू गिवन है 0.25 और नंबर ऑफ मोल्स तो हमें गिवन नहीं है, हम इसे फॉर्मूला में तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। और नीचे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg हमें गिवन है 2.5 kg, 2.5। तो ये इस साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, गिवन मास हमें फाइंड आउट करना है, गिवन मास ऑफ यूरिया ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया हमने निकाला था 60 आया था, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। यह आएगा 625, 1 2 3 प्लेस पहले डेसिमल, ठीक है, इंटू 60 हो जाएगा, इस साइड आएगा तो यहाँ पर होगा गिवन मास ऑफ
यूरिया, राइट। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30 12 15 36 37 एक और 0 3 प्लस पहले डेसिमल, यानी कि ये हो जाएगा गिवन मास ऑफ यूरिया 37.5, और हमने केजी में किया था, ये केजी में आ जाएगा 37.5, सॉरी ग्राम में आ जाएगा क्योंकि हमने मोलर मास ग्राम में लिया था, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। इंटेक्स क्वेश्चन 1.5 का सॉल्यूशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड ऑफ द डेंसिटी ऑफ 20% mass by mass aqueous potassium iodide solution is 1.202 ग्राम पर ml। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड और वाटर का, जिसका हमें मास बाय मास परसेंटेज दिया हुआ है 20%। इसे हमें यूज़ करके, और अच्छा डेंसिटी भी दिया हुआ है 1.202, इन दोनों को यूज़ करके हमें पहले मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, उसके बाद मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, एंड देन मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो जो जो गिवन है हम इसे लिख लेते हैं। ये जो दिया हुआ है ना मास बाय मास, ये पोटेशियम आयोडाइड का दिया हुआ है, तो हमारे पास गिवन मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड आ गया है। गिवन मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड 20%, यानी कि 20 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी का पोर्शन वाटर हो जाएगा। तो गिवन मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 80 ग्राम, राइट। इसे अगर हम केजी में कर लेते तो 80/1000, तो क्या हो जाएगा 0.08 kg, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मोलर मास निकालेंगे पोटेशियम आयोडाइड का। मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास कितना है, पोटेशियम का होता है 39 और आयोडीन का होता है 127, ठीक है। तो इसका मोलर मास आ जाएगा 166 ग्राम पर मोल, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास डेंसिटी भी गिवन है क्वेश्चन में, और हमने वॉल्यूम भी निकालना होगा, क्योंकि मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए और मोलैरिटी के लिए मास ऑफ वाटर चाहिए जो हमारे पास है। तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है मास बाय डेंसिटी होता है, तो इसे यूज़ करके हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, V से लिख लेते हैं मास बाय डेंसिटी, राइट। मास कितना है वॉल्यूम का, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम था, और डेंसिटी हमें गिवन है 1.202 ग्राम पर मोल, ठीक है, सॉरी ग्राम पर ml। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा 83.19 मिली लीटर, और अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 0.083 लीटर, राइट। तो हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया है। अब हम इसका मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, मोलैरिटी हो, देयरफॉर मोलैरिटी स्मॉल m से लिखते हैं, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास। पोटेशियम आयोडाइड का गिवन मास कितना है 20 ग्राम, राइट। तो हम ऊपर में यहाँ पर लिखेंगे 20
और पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास हमने निकाला था 166, तो यहाँ पर होगा 20/166। और नीचे में होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर है, तो इसका मास क्या होगा 0.08 केजी में ही हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.08। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.506 मोलल। ठीक है, तो हमारे पास मोलैलिटी का वैल्यू आ चुका है। अब हम मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल M से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ऊपर का तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट 20/166, नीचे में सिर्फ चेंज हो जाएगा मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो कि हमने निकाला था 0.083। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू और आ जाएगा 1.45 मोलर, राइट। तो हमारे पास मोलैलिटी का वैल्यू भी आ चुका है, मोलैरिटी का वैल्यू भी आ चुका है। अब हम मोल फ्रैक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, जितना भी पोटेशियम आयोडाइड का मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा जो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स है, राइट, और पोटेशियम आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास 20/166, और इसका वैल्यू आ जाएगा 0.12। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास था 80 और मोलर मास 18, और इसका वैल्यू आ जाएगा 4.44। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड है, अब हम इजीली निकाल सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का ऊपर में आ जाएगा और नीचे में टोटल का। ठीक है, यानी कि 0.12 प्लस 4.44, तो ऊपर में होगा 0.12 और नीचे में क्या हो जाएगा, इसको प्लस करो तो आ जाएगा 4.56, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.026, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.6 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड, a toxic gas with rotten egg-like smell is used for the qualitative analysis। हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस है जिसका स्मेल सड़ा हुआ अंडे के जैसा है, जो कि एक क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि किसी ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल्स में इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और हमें H2S का सोल्यूबिलिटी पानी में दिया हुआ है जो कि STP कंडीशन में है इतना, तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले जो हमें मोलल दिया हुआ है, इससे मोलैलिटी हमें दिया हुआ है, इससे हम दो चीज़ पता कर सकते हैं। सबसे पहले कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S 195 होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S 0.195 होगा। ठीक है, उसके बाद ये मोलैलिटी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, तो मास ऑफ वाटर केजी होगा, 1 kg होगा। मास ऑफ वाटर क्या होगा 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम।
ठीक है, अब हम इन दोनों का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। और H2S का तो नंबर ऑफ मोल्स दिया ही हुआ है, तो हम वाटर का निकाल लेंगे। ठीक है, वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है 1000 और वाटर का मोलर मास होता है 18। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 55.55 मोल। आप कैलकुलेटर बिना यूज़ किए सॉल्व करना, 55.55 मोल। ठीक है, अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, तो हमें पहले मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा H2S का। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S क्या होगा? H2S का मोल है 0.195, हमने अभी निकाला। और नीचे क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि H2S का मोल्स प्लस वाटर का मोल्स। ठीक है, और अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0035, 0.0035। ठीक है, अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया है। अब हम हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या था? जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। और हमने लॉ के अकॉर्डिंग हेनरीज लॉ कांस्टेंट का भी डेरिवेशन किया था, जो कि बुक में है। ठीक है, अगर आपको हेनरीज लॉ का डेरिवेशन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो मैं उसका डेरिवेशन वाला वीडियो अपलोड करूँगा। तो इससे हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? केज का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। पार्शियल प्रेशर यानी कि सॉल्युबिलिटी में ही छुपा है। तो STP कंडीशन में पार्शियल प्रेशर कितना होता है? जो प्रेशर होता है STP कंडीशन में वो होता है 0.987 बार। ठीक है, प्रेशर एट STP होता है 0.987 बार, इसे याद रखना। राइट, तो वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? 0.987 और नीचे में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S हमने अभी निकाला था 0.0035, 0.0035। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 282 बार, 282 बार। ठीक है, यही था इसका सॉल्यूशन। इसका इंटेक्स क्वेश्चन 1.7 है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 Kelvin. Calculate the quantity of carbon dioxide in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmospheric pressure CO2 pressure at 298 Kelvin. ठीक है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, जो कि है ये, और वो 298 केल्विन पर है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना है। किस कंडीशन में? सोडा वाटर में पैक्ड है, वॉल्यूम है 500 ml और प्रेशर है 2.5 atm। तो हमें जो जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है, तो हम ये पहले लिख लेते हैं। ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट को हम KH से लिखते हैं, और ये हमारे पास है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। हाँ, पास्कल है।
तो और हमें गिवन है वॉल्यूम 500 ml और हमें गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये हमें गिवन है 2.5 ATM। अब देखो ये भी मतलब एक टाइप का प्रेशर ही है, ये पास्कल में है और ये ATM में है, तो हमें कन्वर्ट करना होगा। या तो हम दोनों को पास्कल में कर सकते हैं या फिर दोनों को ATM में कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों को हम ATM में कर लेते हैं। तो इसको हम ATM में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको ATM में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 101325 पास्कल से। ठीक है, ये होगा पास्कल, ये होगा पास्कल। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.648 इंटू 10⁻³ ATM। 1.648 इंटू 10⁻³ ATM। ठीक है, अब हम हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे। तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो मोल फ्रैक्शन होगा उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हेनरीज लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है हेनरीज लॉ मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ठीक है, तो इससे हमारे पास पार्शियल प्रेशर भी है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी है, तो हम इसे यूज़ करके मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय हेनरीज लॉ कांस्टेंट। वैल्यू पुट कर देते हैं, पार्शियल प्रेशर है 2.5 और हेनरीज लॉ कांस्टेंट है 1.648 इंटू 10⁻³ और इसका वैल्यू आ जाएगा 1.52 इंटू 10⁻³ -3। हाँ ठीक है, आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। अब देखो, दो कंपोनेंट है हमारे सॉल्यूशन में, एक है सोडा वाटर और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन तो हमने पता कर लिया, अब हम पता करेंगे सोडा वाटर का मोल फ्रैक्शन। तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडा वाटर, या फिर सिर्फ वाटर लिखने से भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास क्या होगा, 500 ग्राम। 500 ग्राम 500 ग्राम कैसे हुआ, जो हमारे पास वॉल्यूम था ना 500 ml, उसी को हमने कंसीडर कर लिया कि 1 kg ऑफ सॉल्यूशन था। तो 1 kg सॉल्यूशन में से अगर वॉल्यूम 500 ml लिया है तो मास भी कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। ये हो गया हमारा गिवन मास ऑफ वाटर, और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 27.78। ठीक है, तो अब हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, नंबर ऑफ गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, अब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हम इसे यूज़ करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे क्या हो जाएगा, सोडा वाटर है गैस का, तो कोई इसमें मिक्स हो जाएगा, तो यह इसको हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ही कंसिडर कर सकते हैं।
ठीक है। हाँ, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 का फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आया था 27.78 और मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया था, ये 1.52 × 10⁻³ इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आता है 0.0422 0.0422 ठीक है। अब हम इसका गिवन मास आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ चुका है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2 मोलर मास ऑफ CO2। यहाँ से गिवन मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2, ठीक है। गिवन मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू मोलर मास ऑफ CO2 मल्टीप्लाई करते थे। नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी अभी निकाला 0.0422, ये हो जाएगा 0.0422 इंटू, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हम निकाल लेते हैं, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 12 + 32 हो जाएगा 44, तो ये आ जाएगा 44। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आता है 1.8568 1.8568 ग्राम। ये है हमारा गिवन मास ऑफ CO2, ठीक है। आई नो ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। इंटेक्स क्वेश्चन 1.8 है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B are 450 and 750 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg and also find the composition of the vapor phase. ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास दो लिक्विड्स है, प्योर लिक्विड्स है A and B, उन दोनों का हमें वेपर प्रेशर गिवन है और टोटल प्रेशर गिवन है। इन दोनों का यूज़ करके हमें लिक्विड मिक्सचर में दोनों का कंपोजिशन फाइंड आउट करना होगा। कंपोजिशन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा, और वेपर फेज में भी कंपोजिशन फाइंड आउट करना होगा। तो हमारे पास जो गिवन है हम पहले उसे लिख लेते हैं। गिवन प्योर लिक्विड, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A कितना दिया हुआ है 450 mmHg, राइट। इसी तरह प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B हमें दिया हुआ है 750 mmHg, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A and B हमें इसका दिया हुआ है 600 mmHg। ये प्योर नहीं है, ठीक है। तो अब हम राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ हमें क्या बताता है, जो हमारा टोटल प्रेशर होगा वो होगा उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के इक्वल। जैसे कि ये जो हमारा टोटल प्रेशर ऑफ ए या फिर वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन। उसी तरह पीवी होगा
पी बी नॉट एक्स बी। तो यहाँ से टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, राइट। और हमें पता है क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गिव्स 1, ठीक है। तो हम इसे यूज़ करेंगे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। एक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से एक्स बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, राइट। तो हम इसे यूज़ करेंगे 1 माइनस एक्स ए। तो ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। अब हम यहाँ से एक्स से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा पी बी नॉट प्लस एक्स ए। कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, पी टोटल यहाँ पर था, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, पी बी नॉट का वैल्यू था हमारे पास 750 प्लस एक्स से हमें फाइंड आउट करना है और पी ए नॉट था 450 माइनस 750। हमें सिर्फ इसका डिफरेंस लेना है, माइनस पॉजिटिव नहीं देखने से भी हो जाएगा। टोटल प्रेशर था 600 इक्वल्स 750 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 450 से अगर 750 गया तो सॉरी ये 750 नहीं 700 था, राइट। ये 700 था, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर भी 700 होगा, हाँ अब ठीक है। तो 700 में से 450 जाएगा तो क्या हो जाएगा 250, राइट। 250 एक्स से अब क्या हो जाएगा 600 माइनस 750 इक्वल्स 250। तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये 700 फिर से 250 एक्स से, यार यहाँ पर हो जाएगा, सिर्फ डिफरेंस लेना है हमें, तो इक्वल्स 250 एक्स से। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा 100/250, 0 0 कैंसिल, 5 से 2, 5 से 5, 2/5 यानी कि क्या हो जाएगा 0.4, राइट। यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू मिल गया। तो हम एक्स पी को आसानी से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स से, ठीक है। 1 माइनस एक्स से हम एक्स भी निकाल सकते हैं 1 माइनस 0.4 जो कि हो जाएगा 0.6। तो हमारे पास एक्स एंड एक्स बी दोनों का वैल्यू आ चुका है। अब हम वेपर प्रेशर इन लिक्विड स्टेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। देयरफॉर पी ए हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए। हमारे पास दोनों वैल्यू गिवन है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पी ए नॉट का वैल्यू है 450 और एक्स ए का वैल्यू है 0.4। सो 450 इंटू 0.4, इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 180 mm, ठीक है। इसी तरह अगर हम पी बी का वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा 700 इंटू 0.6 और इसका वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 420 mm, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में दोनों का वेपर प्रेशर है। अब वेपर फेज में दोनों का वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए भी हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, कंपोजिशन के लिए मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज क्या हो जाएगा पी ए डिवाइडेड बाई पी ए प्लस पी बी। पी ए का वैल्यू है 180, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा 180 प्लस 420, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.3। तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन
ऑफ बी इन वेपर फेज क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7 होगा इसका आंसर, राइट। तो इसी तरह हमारे पास लिक्विड स्टेट में भी दोनों का कॉम्पोजिशन मिल गया है और वेपर फेज में भी दोनों का कॉम्पोजिशन मिल गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। कोई इंटेक्स क्वेश्चन 1.9 है। क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया जिसका फॉर्मूला है NH2CuNH2 is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering vapor pressure. तो हम सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर चीज़ के लिए हम पी नॉट का यूज़ करते हैं। ये हमें गिवन है 23.8 mmHg, ठीक है। अब हमारे पास गिवन है यूरिया का मास। यूरिया और वाटर में से सॉल्यूशन बनाए तो यूरिया हो जाएगा सॉल्यूट और वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, राइट। तो हम मास ऑफ सॉल्यूट या फिर मास ऑफ यूरिया लिखेंगे जिसे हम स्मॉल w से डिनोट करेंगे फॉर सॉल्यूट। तो ये हमारे पास गिवन है 50 ग्राम, ठीक है। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो लेट्स से और सॉल्यूशन सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है तो इसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ये है हमारे पास 850 ग्राम। अब हमारे पास वाटर है और यूरिया है। अब हम दोनों का मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं NH2CONH2। नाइट्रोजन का 14, 2 हाइड्रोजन के लिए 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का अगेन 14 + 2, तो ये आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, राइट। अब हम मोलर मास ऑफ वाटर निकालेंगे। जो हमें पता है 18 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। अब हम राउल्ट्स लॉ यूज़ करेंगे। एक और बात, यूरिया को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे और इसे कैपिटल M से, ठीक है। देयरफॉर अप्लाइंग राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब हम राउल्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे चलो देखें। तो हम वो वाला रिलेशन यूज़ करेंगे जहाँ पर गिवन मास भी हो और मोलर मास का मतलब कि टर्म भी हो। तो हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, P0 - PS डिवाइडेड बाई PS इक्वल्स WM/MW। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो P0 बाई PS करेंगे, PS बाई PS करेंगे इक्वल्स WM/MW। तो ये तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। यहाँ पर होगा P0 बाई PS
PS for vapor pressure of solution, P naught for vapor pressure of pure water, -1 equals स्मॉल w का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 50 इंटू मोलर मास ऑफ वाटर 18 डिवाइडेड बाई स्मॉल m यानी कि मोलर मास ऑफ यूरिया ये है 60 इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 850। तो 0 0 कैंसिल करेंगे, 6 से कट करेंगे 10, 3, 5 से 2, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 85, ठीक है। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0176, 0.0176। अब क्या होगा, P नॉट बाई पी एस इक्वल्स, ये वाला -1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 0.0176 प्लस 1 यानी कि 1.0176, राइट। अब जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होता है वो सेम होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के, ठीक है, क्योंकि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिफरेंट होगा, लेकिन सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट का ही मेन खेल है। सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, तो वाटर का वेपर प्रेशर ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं, इस रिलेशन को यूज़ करेंगे अगर हम, तो पी एस क्या हो जाएगा 1.0176 डिवाइडेड बाई पी नॉट, ठीक है। या फिर एक मिनट, सॉरी मैंने ये उल्टा लिख दिया। इस रिलेशन को यूज़ करें अगर हम पी एस इस साइड जाएगा तो 1.0176 नीचे चला आएगा, यानी कि पी नॉट बाई 1.0176। पी नॉट का वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दिए हैं 23.8 डिवाइडेड बाई 1.0176, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 23.39 mm। तो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया है। अब हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एकदम आसान, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल्स, यही फॉर्मूला होता है। पी नॉट कितना है 23.8 माइनस पी एस कितना है 23.39 डिवाइडेड बाई 23.8, और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0172 mmHg, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। कोई डाउट रहे तो क्वेश्चन में कमेंट्स में पूछना। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए सारे इंटेक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो का प्लेलिस्ट है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इंटेक्स क्वेश्चन 1.10 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारे पास सुक्रोज का अमाउंट फाइंड आउट करना होगा, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे हमारे पास क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो एज पर द क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास दो टेम्परेचर गिवन है, एक है 99.63 डिग्री सेल्सियस और एक है 100 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास ये टेम्परेचर था और हमने टेम्परेचर रेज करके 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को बॉईल किया। अब हम एलिवेशन कितना कर लिए थे, हमें एलिवेशन निकालना होगा सबसे पहले। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टी, एलिवेशन
इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी क्या हो जाएगा 100 माइनस 99.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका वैल्यू आ जाएगा 0.37 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास जो जो गिवन है हम उसे पहले लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें सुक्रोज और वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो सुक्रोज का गिवन मास हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हम सबसे पहले आराम से लिख लेते हैं गिवन मास ऑफ सुक्रोज, या फिर मास ऑफ सुक्रोज लिखने से भी होगा, मास ऑफ सुक्रोज, जिसे हम स्मॉल w से लिखते हैं। ये हमें फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मास को हम कैपिटल W से लिखते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि वाटर का मास जो कि है 500 ग्राम। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या फिर सुक्रोज। तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12O22 H22O11। इसे यूज़ करके हम निकालेंगे 12 इंटू 12 हो जाएगा। कार्बन का मोलर मास 12 और 12 कार्बन है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 12, प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास 1, 22 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाइड बाई 22, प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16, 11 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाइड बाई 11। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का हम स्मॉल m से लिखते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर, कैपिटल M से लिखेंगे। और इसका मोलर मास हमें पता है 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम और एक चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा लेकिन NCERT में मेंशन नहीं है, जो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट का वैल्यू होता है फॉर वाटर के लिए, ये हमें दिया हुआ होगा। ये है Kb फॉर वाटर 0.52 केल्विन kg पर मोल। अब हम रिलेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अप्लाइंग द रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या था, डेल्टा TB इक्वल्स टू 1000 KB इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W, राइट। और इससे हम स्मॉल w का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, डेल्टा TB स्मॉल m इंटू कैपिटल W डिवाइडेड बाई 1000 KB। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, डेल्टा TB का वैल्यू हमारे पास है 0.37 इंटू स्मॉल m यानी कि सुक्रोज का मोलर मास कितना था 342, कैपिटल W यानी कि सॉल्वेंट का मास 500, राइट, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू KB का वैल्यू कितना है 0.52,
और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 121.67 ग्राम। ठीक है, तो यही है हमारा सुक्रोज का अमाउंट। तो हम लिख देते हैं देयरफॉर मास ऑफ सुक्रोज इज 121.67 ग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1.11 जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। कोई डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटेक्स क्वेश्चन सारे इंटेक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इंटेक्स क्वेश्चन 1.11, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O6, टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट हमें गिवन है 3.9 केल्विन केजी पर मोल। तो हम इसे यूज़ करेंगे और एस्कॉर्बिक एसिड का मास फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो जो गिवन है हम पहले उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है जो हमारे पास एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो। ठीक है, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डेल्टा TF से लिखते हैं, जिसका वैल्यू हमें गिवन है 1.5 केल्विन। और हमें एक और चीज़ गिवन है जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि KF। इसका वैल्यू हमें गिवन है 3.9 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, अब एस्कॉर्बिक एसिड का मोलर मास हमें गिवन है, फार्मूला से हम निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसे हम स्मॉल m से लिखते हैं। क्या हो जाएगा C6H8O6, एक कार्बन का 12 तो 6 है मल्टीप्लाइड बाई 6, एक हाइड्रोजन का 1 तो 8 है मल्टीप्लाइड बाई 8, एक ऑक्सीजन का 16 6 है तो मल्टीप्लाइड बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 176 ग्राम पर मोल। ठीक है, एक और चीज़ हमारे पास गिवन है एसिटिक एसिड का मास, यानी कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसका मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि कैपिटल W। इसका वैल्यू हमें गिवन है 75 ग्राम। ठीक है, अब हम रिलेशन यूज़ करते हैं। तो अप्लाइंग द रिलेशन, दिख रहा है ना? हाँ, अप्लाइंग द रिलेशन क्या था? डेल्टा TF इक्वल्स 1000 KFW डिवाइडेड बाई MW। यहाँ से स्मॉल w का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा TF, ये MW यहाँ पर ऊपर चला जाएगा और 1000 KF नीचे चला आएगा। ठीक है, तो W इक्वल्स डेल्टा TF हमारे पास है 1.5, मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड हमारे पास है 176 और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है 75, राइट। और 1000 मल्टीप्लाइड बाई KF का वैल्यू हमारे पास है 3.9 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5.076 ग्राम। यही है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड का मास। देयरफॉर मास ऑफ ascorbic acid is
5.076 ग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंटेक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इंटेक्स क्वेश्चन 12 ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे उसे देखते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी में ही मेंशन है, तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इसे हम कैपिटल पाई से लिखते हैं, जो कि होता है पाई इक्वल्स CRT, और C होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसको हम निकालेंगे N2/V, यानी कि इसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि एक तरफ का मोलैरिटी हो गया। ठीक है, यानी कि मोलैरिटी इंटू R इंटू T, और R हो जाएगा यहाँ पर हमारा गैस कांस्टेंट, और यहाँ पर सॉल्यूशन है तो हम इसे बोलेंगे सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो चलिए करते हैं। तो जो हमारे पास जो गिवन है हम पहले उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मास ऑफ पॉलीमर गिवन है, तो हम उसे लिख लेते हैं, मास ऑफ पॉलीमर। मास ऑफ पॉलीमर को हम स्मॉल w से लिखते हैं, जो कि हमारे पास गिवन है 1 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मोलर मास ऑफ पॉलीमर भी दिया हुआ है। राइट, ये दिया हुआ है 185,000, और उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम V से लिखते हैं, और मोलर मास ऑफ पॉलीमर को हम स्मॉल m से लिखते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है 450 ml, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारे पास लीटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.45 लीटर। ठीक है, टेम्परेचर भी गिवन है हमारे पास। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, इसे हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 37 डिग्री प्लस 273 केल्विन, तो ये आ जाएगा 310 केल्विन। राइट, और हमारे पास सॉल्यूशन कांस्टेंट R है। सॉल्यूशन कांस्टेंट R है। सॉल्यूशन कांस्टेंट R जो कि है 8.314 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल। पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, लीटर पर केल्विन पर मोल। अब हम इन सब को यूज़ करके ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन होता है पाई इक्वल्स CRT, जहाँ पर C क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो पाई इक्वल्स C को हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिखते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है M, मोलर मास है गिवन मास है W, मोलर मास है M, गिवन मास बाय मोलर मास पर वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, और R और T हमारे पास है। अब हम इन सब का वैल्यू पुट कर देंगे। स्मॉल w का वैल्यू है 1 ग्राम, गैस कांस्टेंट का वैल्यू है 8.314 इंटू 10 टू द पावर 3, टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 310। राइट, और नीचे में क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ क्या था, हाँ सॉल्यूशन क्या होगा 185,000 इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0.45।
तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 30.96 पास्कल। राइट, यहाँ तक ही था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। कोई डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंटेक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा, तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।